अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? कुछ ख़ास नहीं। तू सुना। अब मैं इसको क्या बताऊँ कि कितना कुछ अभी अंदर चल रहा है, और ये सुन के करेगा भी क्या? कुछ भी सारी बातें सुनेगा, उसके बाद बोलेगा अबे छोड़ना यार, चल चाय पीते हैं। अब लौंडों का तो यही है, ये सारी बात सुन ले, पूरा लुब्बे लुबाब उनका ये होता है कि छोड़ना यार, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, चल चाय पीते हैं। और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, वही चाय, बैठक पे चाय। लेकिन आज मेरा मकसद आपके साथ बैठक पे चाय का भी लगा लेंगे कभी, मगर ये है जर्नी ऑफ अ 27-year-old। बीच में एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, अ मिडिल क्लास 27-year-old। अब 27 साल की उम्र में मुझे लगता है कि मैं अभी तक 18-19 साल का हूँ, लेकिन अगर रियल एज को वो मद्देनज़र रख दिया जाए तो मैं 27 साल का हो चुका हूँ। और 27 साल के आदमी को जब मैं छोटा था तो मैं एक एडल्ट मानता था कि अच्छा, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई क्या, मतलब ये अभी तक पढ़ रहे हैं, या अभी कुछ बने नहीं क्या, जॉब का, अच्छा इतनी सी सैलरी इनकी, बस ये मैं सोचा करता था जब मैं छोटा था। तो अभी कुछ ही सालों पहले मुझे रियलाइजेशन हुई है कि वही बुढ़ा जिनकी शादी नहीं हुई, फलाना फलाना, वो अब मैं बन चुका हूँ। तो मैं आपको उसी 27 साल की उम्र के आदमी का एक टुकड़ा बताना चाहता हूँ। शायद ज़िंदगी का एक टुकड़ा ही कहूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी ज़िंदगी जी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जीऊँगा, उसका तो शायद सिर्फ 25% ही हुआ होगा या 20% हुआ होगा। मुझे नहीं पता मैं 100 साल तक ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, बट फिर भी तो मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको शायद ये अंदाज़ा होगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्योंकि मैंने कुछ परफेक्ट नहीं किया है ज़िंदगी में, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको मैं ओवरकम कर गया। और मैं अपने नज़दीक बहुत बच्चों को और बहुत अपनी एज के लोगों को भी देखता हूँ जो उस चीज़ से गो थ्रू नहीं कर पाते। तो शायद आपको मेरी कहानी सुन के कुछ मदद मिले। तो भाई ये शुरुआत होती है 1997 5 अप्रैल को, जब मैं पैदा हुआ। एक तो ये भी मुझे बड़ा मसला लगता है कि यार काश मैं उस वक्त रेस हार जाता और मेरी जगह कोई और पैदा हो जाता, कोई मोमिन ही पैदा हो जाता। लेकिन नहीं, मुस्लिम अब्बास को आना था ज़िंदगी में। नाम हमारा था पहले गाजी, और हमारी नाम बड़ा हम पे भारी पड़ गया था कि हम बीमार पड़ गए थे 2-3 हफ्ते। तो उसके बाद चेंज होकर रखा गया मुस्लिम अब्बास। और क्या ही नाम है भाई, नाम का ऐसा शोशा है कि मुझे लोग नहीं जानते थे मेरी शक्ल से, मेरे नाम से जानते थे स्कूल में। और स्कूल में मैं फुल ऊट पटांग वो वाला बच्चा था कि कोई भी हरकत कर देता है, किसी को जाके उंगली कर दी, लड़कियों को जो है ना, मेरा कोई ये नहीं था कि वो जो उस वक्त उस उम्र में खैर इतनी सोच भी नहीं होती थी, लेकिन ये भी नहीं था कि कोई पसंद आ रही है या वो, मुझे नफ़रत थी लड़कियों से भाई। और मैं जाके उनको अपने दोस्तों के साथ ना, मतलब जा किसी को यूँ थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि समझ तो थी नहीं। सारे अम्मी बता के बेचती थी कि इस तरह का लिहाज रखा करो, ये किया करो, वो करो, लेकिन बच्चों को क्या समझ होती है। खैर बाद में जाके मुझे अकल आई, तब की तब देखेंगे। लेकिन शुरू में मेरा ये था कि मुझे बस उस वक्त सिर्फ मस्ती करनी थी और वीडियो गेम्स खेलने थे घर जाके। और 1 क्लास में आके मुझे पता चला कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो। क्योंकि बचपन में तो आप सब चीज़ें कर रहे होते हो, सब चीज़ें ट्राई कर रहे होते हो, लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है ये मुझे पता चला क्लास 1 में, जब एक स्कूल एक्टिविटी के दौरान हमारे टीचर ने हमें स्कूल एक्टिविटी में सेलेक्ट किया, जिसमें हमें एक गाने पे नाचना था भाई। अब मैं कभी नाचा भी, हाँ घर वर में नाचा होऊंगा तो मुझे इतनी मेमोरी याद है नहीं, लेकिन हमारी टीचर ने हमें एक एक्टिविटी में लिया जो था थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे गाने पे, हमें भिखारी बन के नाचना था। अच्छा, हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे, हमने हाथ उठा लिया कि हाँ भाई मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। तो टीचर ने ये किया कि हमें पहना दिए बनियान तीनों बच्चों को। अब सारे बच्चे थोड़ा शर्म खा रहे हैं कि यार कैसे लगेंगे हम सारे बच्चों के सामने बनियान पहने हुए, यूँ करके ना। एक्टिविटी से 10 सेकंड पहले टीचर ने बोला यार वो मैं ब्लेड लेके आया हूँ तो आप लोगों के बनियान भी फाड़ दूँ, आप लोग पक्का गरीब लगेंगे। तो दोनों बच्चों ने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ हाँ फाड़े फाड़े फुल। तो उन्होंने यहाँ से फाड़ दिया और यहाँ से फाड़ दिया, तो मैं फुल लग रहा था भिखारी। अब शक्ल तो माशाल्लाह आपके भाई है ही ऐसी, उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, फटा हुआ बनियान भी पहने में। तो टीचर ने बोला सही है अब तुम लीड करोगे, तुम बीच में खड़े हो जाना। गाना स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी जो टीचर ने स्टेप बताए थे हल्के फुल्के से हम कर रहे हैं। अच्छा अब उसमें ना मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद ना आवाम ठंडी हो गई, गाना 2 मिनट गए, अब शुरू के स्टेप सारे ठंडे ख़त्म हो गए, तो चेयर नहीं हो रहा। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं अपने स्टेप्स करने लग गया, और उसके बाद ना मैं फुल एनर्जी के साथ वो गाने को एंजॉय करने लग गया। और जब आपके भाई ने वो गाना एंजॉय किया तो ऑडियंस एरप्टेड, ऑडियंस ने मचाया शोर, और आपका भाई हो गया वहाँ से फेमस कि ये कोई बच्चा है जिसने धूम मचाई थी। उस दिन मुझे स्टेज की अहमियत समझ में आई, और मुझे समझ में आया कि स्टेज का मज़ा क्या होता है,
एक्टिंग का थोड़ा सा जो है ना वो उस वक्त समझ में आया था। एक्टिंग तो नहीं पता थी, लेकिन बेसिकली परफॉर्म करना, एंटरटेन करना लोगों को, ये कुछ दिमाग में आ गया था कि यार ये कुछ मज़ेदार चीज़ है और इसके लिए ही अब चीज़ें करेंगे। तो फिर उसके बाद जितनी एक्टिविटीज़ होती थी तो मैं अपना हाथ उठाता था कि भाई मुझे आना है इन चीज़ों में। और देखते ही देखते 10 या 11 क्लास तक तो द फेमस, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है यार, द मोस्ट फेमस किड इन स्कूल मुस्लिम अब्बास ही था। आज भी बीकन लाइट एकेडमी जाकर तुम देख लोगे ना तो देख रिकॉर्ड में इंसान है कि खैर जाने दो। तो मैं बड़ा फेमस सा बच्चा था वहाँ पे और हर एक्टिविटी में मैं पार्ट लेता था। तो वहाँ से मुझे थोड़ी लिखने की भी आदत हुई कि मैं अब एक्टिविटीज़ लिखने भी लगा था कि भाई इस तरह होगा। सटायर हम लोग करते थे और पता नहीं क्या था कि आप पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते और इतना पॉलिटिशियंस को मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन मैं फिर भी करता था। और मैंने सारे एक एक्टिविटी मैंने ऐसी की थी जो बच्चों में तो बड़ी फेमस थी, लेकिन टीचरों ने बड़ी हमारी लान तान की थी उसके बाद। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार एक्टिंग में मुझे मज़ा आता है। और सारी टीचर बोलती भी थी कि तुम अच्छा करते हो लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगा लो, ये वो फलाना ढिमकाना। उस वक्त तक थोड़ा सा प्यार में भी थोड़ी डेवलपमेंट हो रही थी कि आगे जाके जब 11 क्लास में आ गए थे तो थोड़ा लड़की वड़कियाँ भी पसंद आने लग गई थी। हमने बोला अच्छा ये भी कोई हॉर्मोन्स होते हैं इंसान के, मर्द की ये भी एक कैफियत है। अब तो लगता है कि यही एक कैफियत बची है, लेकिन उस वक्त पसंद आने लग गया था कोई इंसान। और फिर उस इंसान ने जाहिर सी बात है ऐसे थोपड़े को देख के तो इनकार ही करना था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा थोपड़े को बाद में मुझे पता चला कि ये रीजंस नहीं थे, बस शी वॉज नॉट दैट इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो जाहिर सी बात है वो बात तो नहीं गली। मगर हाँ मुझे ये समझ में आता है कि ये भी एक चीज़ होती है, ये भी एक इमोशन होता है जो इंसान को टैकल करना पड़ेगा आगे जाकर। और अभी तो सिर्फ 11 क्लास आई थी मेरी जान, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। यहाँ एक इंसान है जिसने जो है ना कॉमर्स का सब्जेक्ट लिए हुए, उसको अभी नहीं पता उसको ज़िंदगी में करना क्या है। तो उसकी एक दोस्त ने, जब वो कॉलेज गया, अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि यार तुम वीडियोस तो बनाया करते थे, क्योंकि मैं बचपन में ना फेसबुक पे वीडियोस बहुत डालता था। और कोई मैंने ऐसे करके कोई एक सटार बनाया मुस्लिम भाई का जादू यूँ करके कुछ, और मैंने जाके अपलोड कर दी। तो मेरी दोस्त ने मुझे बोला यार तुम इतनी सारी वीडियोस बनाते थे तो तुम फिल्म मेकिंग ही कर लो, तुम यही तो करते आ रहे हो, तुम्हें और इसमें इंटरेस्ट होगा तो तुम और अच्छी चीज़ें बना पा रहे हो। मैंने बोला हाँ यार बात तो बुरी नहीं है। उस वक्त था 2015 में, शायद यूट्यूब पाकिस्तान में इस तरह आया भी नहीं था। 2017 के बाद इरफान जुनेजो वगैरह का जन्म हुआ है ऑन यूट्यूब, मगर उससे पहले यूट्यूब वॉज नॉन एग्जिस्टेंट इस तरह का। तो उन्होंने बोला हाँ कर लो यूँ करके। मैंने बोला चलो हाँ बात तो सही है। तो मैं कॉलेज गया, कॉलेज में जाके मैंने फिल्म मेकिंग ली और साथ में इकनॉमिक्स वगैरह भी ली। अब पढ़ाई में मैं इतना बुरा नहीं था, पढ़ाई में मैं अच्छा था। मैं जिस चीज़ में अपना ध्यान लगा लूँ तो मैं अच्छा ही करता था। आई स्कोर्ड इकनॉमिक्स में ए, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी कि इकनॉमिक्स इज़ द सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ए लेवल्स। तो आपके भाई ने मार लिया ए इकनॉमिक्स में, लेकिन फिर भी कोई इंटरेस्ट था नहीं इकनॉमिक्स में। और फिल्म मेकिंग में भी कहा वो सीख रहा था मैं, सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन तब दोबारा से ये प्यार की पत्थर ने दस्तक दी मेरी खिड़की में और मेरी खिड़की तोड़ दी। उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि एक तो वो शख्स तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरा जो ए था ना ए लेवल्स में, एएस में जो ए था इकनॉमिक्स में, वो हो गया बी। अब मैं जितना दोष दूँ, मसले मेरे भी थे कि मैं उन चीज़ को ज़्यादा टाइम दे दिया करता था। मगर मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये कभी कभी आपका इतना टाइम ले लेती हैं, ख़ास तौर से अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं तो आपका इतना वक्त ले लेती हैं कि दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करने लग जाती हैं। ये मेरे साथ हुआ कॉलेज में। बट खैर जैसे तैसे करके आई स्कोर्ड गुड इनफ ग्रेड्स। मैं उर्दू में अच्छा था तो मैं उर्दू में भी ग्रेड अच्छा लेके आकर आई स्कोर्ड अ डिसेंट मार्क इन उर्दू, इकनॉमिक्स एंड मीडिया साइंसेस। उसके बाद मैं ABC आया था मेरा, बेसिकली जो AAC होता, लेकिन प्यार की जो है ना, प्यार ने बर्बाद किया तो मेरा ABC हो गया। उसके बाद आपका भाई आया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज जिसको आप कहते हैं, सॉरी हाँ मतलब अमेरिकन तो कॉलेज कहते हैं, हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी। और ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं बिगिन हाउस PCHS कैंपस जो महल है एक तरह का, उससे उठ के मैं ज़ेबिस्ट आ गया जो घरों पे मुश्तमिल है। और 7-8 घर थे, उसको ये लोग यूनिवर्सिटी का नाम देते थे। तो मुझे नफ़रत हो गई थी यूनिवर्सिटी से, इसलिए क्योंकि कॉलेज का मैं सबसे पॉपुलर बच्चा था, स्कूल का मैं सबसे पॉपुलर बच्चा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई मुझे जानता ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी को जानता और मुझे किसी को जानने में ना इंटरेस्ट था भी नहीं, क्योंकि लोग मुझे इस तरह समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ अपनी क्लास के बच्चों से तो बात हो रही थी, लेकिन उसके अलावा ना किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं रहा था। बस मैं यूनिवर्सिटी आता था, क्लास लेता था और घर चले जाता था, रुकने का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। बट देन माई लाइफ चेंज्ड
1 साल बाद मैं फिल्म मेकिंग में ही किया था जैबिस में, सही है, और 1.5 साल मैंने निकाल लिया जैबिस का इन मीडिया साइंसेस। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई। अब कुछ ज़िंदगी के लम्हात ऐसे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता पहले कि आप कर क्या रहे हैं, बस आप किसी एक पटरी पे चल रहे होते हैं, जो जिसने बोल दिया, अम्मा ने बोल दिया ये कर लो या अब्बा ने बोल दिया ये कर लो, तो आप वही करने लग जाते हैं। लेकिन खुद की आइडेंटिटी को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और कोई इंसान उसको 13-14 साल में या 16 साल में 17 साल में पहचान जाता है, किसी इंसान को 30 साल लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, मतलब लकीली मुझे 30 साल नहीं लगे, लेकिन 21 साल तो लग गए। 21 साल बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा ये करना चाहता हूँ मैं। वही बात मैंने आपको जो पहले बताई थी, स्टेज का मज़ा मुझे दोबारा आया, मुझे दोबारा समझ में आया कि मैं बना किस चीज़ के लिए हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। 1.5 साल बाद जेबिस में स्टेज नोमैड्स प्रोडक्शन नाम की एक कंपनी आई, और उन्होंने वो एक थिएटर करना चाह रहे थे, कमर्शियल प्ले, जो पहला कमर्शियल प्ले था। अब थिएटर सोसाइटी थी जेबिस में, मगर मैं वहाँ पे ऑडिशन देता था, सेलेक्ट हो जाता था, मुझे प्ले पसंद नहीं आता था तो मैं भाग जाता था कि नहीं यार मुझे इस तरह के प्ले पसंद नहीं आ रहे, फलाना, मुझे मतलब वो वाइब नहीं आ रही होती थी यार। मैं पीछे जैसे स्टेज प्लेस करके आया था, आंगन टेढ़ा वगैरह मैंने अनारकली किया था, तो मुझे उस टाइप के प्ले ना, वो थोड़े ग्रैंड्योर प्लेस समथिंग ना, वो समझ में आते थे। अब वो ये लोग प्ले कर रहे थे सटायर कॉमेडीज़ वगैरह, और वो भी कॉमेडी वो जिसमें मुझे हंसी ना आए, फिर मैं उसका पार्ट भी नहीं बनना चाहता। तो खैर मैं वहाँ से कट लेता था। अब ये प्ले जो आया ये थोड़ा ग्रैंड प्ले था, इसमें पूरा एक सागा था, इट वाज अ म्यूजिकल, उसका नाम था ट्विन्स अपार्ट। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने का जो ये पूरा प्रोसेस है, 2-3 महीने आपकी वो होगी, रिहर्सल्स होंगी, उसके बाद 3 महीने आपके प्लेज होंगे, तो आप बताएं ये फुल टाइम कमिटमेंट है, आप इसके लिए एग्री कर सकते हैं। तो पता चला कि दे वर पेइंग मी। पहली बात तो ये, मैंने कभी प्ले पैसे लेके नहीं किया था, हमेशा अपना स्कूल और कॉलेजेस में ही किया था। दूसरी बात ये कि इस चक्कर में यूनिवर्सिटी का ब्रेक लेना ज़रूरी हो गया था कि आप यूनिवर्सिटी और प्ले साथ साथ नहीं कर सकते। उस टाइम मुझे ये समझ में आया कि इज़ दैट दिस इम्पॉर्टेंट टू मी, कि मैं इसको रख लूँ और यूनिवर्सिटी को स्किप कर दूँ, या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी करता रहूँ और इसको स्किप कर दूँ। बट मैंने सोचा कि यार मैं हमेशा से यही करता आया हूँ और मुझे इसी चीज़ में किक मिलती है, सो वाई नॉट। और अगर एक इंसान ये समझता है कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कुव्वत है कि मैं आगे जा सकूँ, तो अपॉर्चुनिटी जब खुद चल के आ रही है ना, तो कभी उसको जाने मत दो। तो मैंने यही सोचा कि यार मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ, और ये रिस्क भी मुझे ले लेना चाहिए। क्या होगा, 6 महीने में ब्रेक ले लूँगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूँगा। लेकिन शायद आज अगर मैं ये नहीं करता हूँ, तो आज 6 महीने बाद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो उस वक्त मैंने अपने अम्मा अब्बा को कन्विंस किया, और मेरा अम्मा अब्बा एज़ यूजुअल टिपिकल पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, जो एक्टिंग और इस तरह की कामों को हमेशा से गलत ही मानते हैं। तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि कोई इसकी, देखो तुम शौकिया एक चीज़ करते थे, तुम करो, लेकिन पढ़ाई को इसमें कभी इफ़ेक्ट नहीं होने देना। और यहाँ इफ़ेक्ट हो रही थी, मगर मुझे ये अंदाज़ा है कि जो चीज़ मैं हमेशा से करना चाहता हूँ ना, उस चीज़ में मैं किसी तरह अपने अम्मा अब्बा को कन्विंस कर ही लेता हूँ। और ये मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वाकई में वो मैं अपना जी जान लगा देता हूँ उस चीज़ में। तो मैंने अपने अम्मा अब्बा को पता नहीं कैसे मिरेक्युलसली कन्विंस कर लिया, और उन्होंने बोला ठीक है तुम ब्रेक ले लो। वो आज भी मुझे बात समझ में नहीं आती। और उसके बाद से मेरे अम्मा अब्बा इतने वो हो गए इस चीज़ को लेके, ईजी हो गए कि अब वो मुझे ही पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई तुम्हारा कोई शूट आया या तुम्हारा कोई टीवी वो है, और हम तुम्हें टीवी पे कब देखेंगे। इंशाल्लाह अम्मा अब्बा देख लेंगे, आप देखें, अभी यूट्यूब पे तो देख ही रहना, तो टीवी पे भी इंशाल्लाह देख ही लेंगे। खैर मूविंग ऑन, जब मैंने वो थिएटर किया, इट वॉज अ लीड रोल, मुझे लीड रोल मिला, और वो कैसे मिला वो बाद में बताएंगे। नहीं कोई काउच वॉच इन्वॉल्व नहीं था, वो उसकी भी एक ऐसी स्टोरी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अलग एपिसोड बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे नीचे वो करें कमेंट कि हाँ यार वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरी सुननी है, तब मैं आपको बताऊंगा। खैर वो मुझे लीड रोल मिला, उसके बाद से वो 3-6 महीने में मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरा नज़रिया इंडस्ट्री को देखने का, अपने आर्ट को देखने का बदल गया। मुझे लगता था मैं प्रो हूँ यार, मैं इस चीज़ में, वो होता है ना कि कभी कभी आप कोई एक चीज़ कर रहे होते हैं, और जब तक आपने किसी और का नज़रिया नहीं देखा होता, आपको लग रहा होता है यार मैं इस चीज़ में तो प्रो हूँ, मैं कर लूँगा, मतलब मुझसे बढ़ के कोई है नहीं, और इन लोगों को बस दिखाना है मुझे। लेकिन जब मैंने वो किया ना थिएटर, तो मुझे पता चला कि यार एक्टिंग ना एक इन इट सेल्फ एक अलग दुनिया है, और इसको क्राफ्ट कहते हैं। इन चीज़ों पे काम करो तो और आपको अच्छा मतलब और आप अच्छे एक्टर हो जाओगे। और एक एक्टर रिफाइन कैसे होता है
ये मैंने सीखा उस थिएटर में। ट्विन्स अपार्ट लिटरली चेंज्ड माय लाइफ। और मैं कुछ इसके स्निपेट्स भी आपको साथ साथ दिखाता ही रहूँगा कि उस थिएटर के बाद मुझे पता चला कि हाँ यार, ये चीज़ मुझे करनी ही है। हमेशा मैं इसको शौक में लेता था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा शौक नहीं, मेरा पैशन है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब मैं वो करके आया उसके बाद 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मेरे साथ आई, मुझे एड्स वगैरह मिलने लग गए, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने फिर ये कहा कि अब मैं अपनी डिग्री को एक बार ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद जाकर मैं जो है ना इसको दोबारा परस्यू कर लूँगा। ऐसा नहीं था कि डिग्री चल रही थी तो मेरे साथ काम नहीं आया, काम आता था। कभी कभी कोई शॉर्ट फिल्म आ जाती थी, कोई एड्स आ जाते थे। इस दौरान मैंने एड्स वगैरह ही बहुत किए, लेकिन मैंने डिग्री को अब नहीं रोका और मैंने डिग्री को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि कभी कभी आप कोई और चीज़ करना चाह रहे होते हैं ट्राई, और आप ये बोलते हो कि यार मैं कभी किसी से पीछे ना रह जाऊँ, या मेरा एक गैप ईयर ना लग जाए, और मैं अपने दोस्त जो मेरे अपने साथ के दोस्त हैं उनसे पीछे ना रह जाऊँ। इस चक्कर में आप वो रिस्क कभी लेते ही नहीं है, और आप 4 साल की डिग्री करके खड़े होते हैं और आप बोलते हैं अब मैं करूँ क्या। तो इससे बेहतर है कि वो रिस्क आप ले लें, क्योंकि मैं लिटरली ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने वो रिस्क लिया। मेरी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ा। मैं 24 साल का ग्रेजुएट होना था, मैं 25 साल में ग्रेजुएट हो गया, और मेरे पास उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आई वो शायद उस वक्त ना आती जब मैं 24 साल का होता। क्योंकि जब मेरे साथ के दोस्त ग्रेजुएट होते तो वो कोरोना के टाइम ग्रेजुएट हुए थे, और उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि आधे लोगों को अपनी फ़िल्म बनाने का मौका भी नहीं मिला, और आधे लोग वो उस प्रोसेस से गो थ्रू ही नहीं कर पाए जो एक फ़िल्म मेकिंग जिसके लिए हम वो 4 साल पढ़ रहे थे। तो इट केम एज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि जब मैं अपने 4 साल कंप्लीट कर रहा था मुझे ये भी समझ में आया कि यार फिल्म मेकिंग का भी एक है कीड़ा मेरे अंदर। जो हमेशा से मैं करता आ रहा था ना, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो लोगों को एंटरटेन करना भी एक पर्पस था। तो अब मैं अपने आप को सिर्फ एक्टर नहीं कहता, मैं अपने आप को एंटरटेनर कहता हूँ। और जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, एक स्टोरी टेलर कहता हूँ। जब मैं कैमरे की लेंस से वो स्टोरी बयान करता हूँ तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, और जब मैं अपनी बॉडी से वो चीज़ बयान कर रहा हूँ तो मैं एक एक्टर हूँ। मगर हाँ, आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं। ये चीज़ मैंने जानी जब मैं फिल्म मेकिंग की डिग्री कंप्लीट कर रहा था कि यार मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये क्यों समझ रहा हूँ कि यार मैं एक्टर हूँ, और मैं अगर कोई फिल्म बना रहा हूँ तो यार मैं इसमें एक्ट क्यों नहीं कर रहा, या मैं अपनी एक्टिंग के लिए क्या करूँगा। आप वो भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। एक इंसान घर पे खाना भी बना सकता है और बाहर जाके जॉब भी कर सकता है। एक सक्सेसफुल वुमेन यही करती है कि अगर वो एक जॉब भी कर रही है तो वो साथ घर पे बच्चों का ख्याल भी रख रही है, अपने शौहर का ख्याल भी रख रही है, खाना भी बना रही है। तो वो ये थोड़ी कर सकती कि या तो मैं एक काम कर सकती हूँ या मैं दूसरा, या मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ या मैं एक हाउसवाइफ हूँ। शी कैन डू बोथ, शी इज़ द क्वीन। तो मैं किंग था, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया। तो मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, या एक बिजनेसमैन है, या एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आप अपने आप को एक चीज़ में तोले मत कि मैं सिर्फ यही हूँ और मेरी ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ यही है। शायद आपकी ज़िंदगी का पर्पस बहुत कुछ है। और वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार पर्पस जो है ना, इंसान ने डिफ़ाइन कर लिया अपना, कि मैं अगर पहले मैं ये सोचता कि मैं एक्टर हूँ, मेरा पर्पस ही एक्टिंग करना है, लेकिन अब मेरा पर्पस शायद ये है कि अब मैं यहाँ से जब घर जाऊँगा और अगर मैं अपनी अम्मी के लिए गजरे लेकर जाऊँ तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आएगी, तो शायद उनको वो स्माइल देना ही मेरा पर्पस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपका पर्पस बन सकती हैं अगर आप अपना विजन वाइड करें। जैसे मैं अभी ये वाइड कर दिया, तो अगर आप मुझे सिर्फ क्लोज एंगल में ही देखते रहेंगे तो आपको सामने का ये फूल नज़र कभी आएगा ही नहीं, ये फ़ोन कभी नज़र नहीं आएगा। तो ये है अपना विजन वाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे उस वक्त पता चला। और कभी कभी ये होता है कि कोई इंसान के साथ कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसको वो चीज़ पहले पता चल जाती है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस होने ज़रूरी थे, तभी मुझे बाद में पता चला, लेकिन कभी मुझे किसी ने बताया नहीं। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस तरह गाइड नहीं किया जिस तरह मैं आपको आज बता रहा हूँ। और मेरे किसी दोस्त ने भी, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी अपने नज़रिए जी रहे थे, उन्होंने भी कभी इस तरह मुझे गाइड नहीं किया। तो शायद आपको अपना विजन वाइड करने की ज़रूरत है। बहरहाल, जब मैंने अपनी फ़िल्म बनाई तो मुझे पता चला कि यार फिल्म में भी मज़ा है, यार फिल्म मेकिंग में भी मज़ा है। तो मैं उसके बाद एडीज़ की जॉब करने लगा, जगह जगह फिल्म मेकिंग की जॉब्स करने लगा। उसके बाद मैंने कुछ एडी वर्क भी किया, मैंने अपनी फिल्म डायरेक्ट भी की है, मैंने अपना एक प्ले भी डायरेक्ट किया है। तो मुझे ये समझ में आने लगा यार मैं डायरेक्शन में भी अच्छा हूँ। मैंने अपना एक कमर्शियल प्ले खुद का डायरेक्ट किया जिसका नाम था कोर्ट मार्शल, एंड इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इजाज़त दी तो मैं दोबारा भी एक प्ले डायरेक्ट करना चाहूँगा। और मैंने अपनी एक फ़िल्म बनाई जो एक थीसिस फिल्म थी, बट मैंने उसको अपना एक पैशन प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया। थीसिस फिल्म तो मैंने सबमिट की थी कोई 14-13 मिनट की, और मेरी असल लेंथ जो उस फिल्म की थी वो थी 26 मिनट, जो आप देख सकते हैं
मेरा एक और चैनल है मुस्लिमेनिया, जिस पे आप गिरगिट नाम की फिल्म देख सकते हैं। गिरगिट शॉर्ट फिल्म लिख दिएगा। इट वाज अ फर्स्ट साई-फाई कॉमेडी फिल्म बाय पाकिस्तान, जो आज भी मानी जाती है, और न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म चली भी थी। तो इन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे पता चलने लगा कि यार मैं इन चीज़ों में भी अच्छा हूँ, और मुझे ये सब चल ही रहा था पता। मेरी फिल्म लग ही रही थी तो प्यार ने दोबारा दस्तक दी। अबे साला ये है क्या, इसके मसले क्या हैं? नहीं मतलब मुझे एक्चुअली बता दे कि तेरा मसला है क्या प्यार भाई। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि प्यार ही आपको सिर्फ हो। एक होता है प्यार, एक होती है अफेक्शन। मतलब किसी इंसान से अफेक्शन भी हो सकती है। हर बार एक इंसान एक रिलेशनशिप में होता है तो उसको प्यार नहीं कहते। वो कहते हैं ना कि यार मुझे प्यार तो एक ही बार हुआ था, लेकिन हाँ दिल बहुत बार टूटा है। तो उसका मतलब यही होता है कि हर बार आपको प्यार नहीं होता, लेकिन हाँ समझ लो, कह लो कि वो अफेक्शन दोबारा आ गई, और वो उस टाइम पर आई जिस टाइम मुझे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तोड़ने ही आई थी मुझे। हमेशा यही होता है और यही होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई हार मान गया हूँ। आई एम सपोज टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लव, लेट मी टेल यू दैट। क्योंकि मैं जो भी मेरे दोस्त वगैरह होते हैं ना, जब भी वो प्यार वगैरह की बात करते हैं, तो आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लव। मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं नहीं यार कर यार, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको प्यार मिलता है। वो होता है ना, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। तो मैं उनको कहा करता था कि नहीं नहीं यार, अपनी जान मारो और स्टे लॉयल। अब भले कोई मेरी फीमेल फ्रेंड हो या मेल फ्रेंड हो, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं नहीं, इस चीज़ में अपनी जान मारो यार, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़, वो एहसास को तो मैं जानता हूँ ना। भले एक साथ रहने के एहसास को मैं ना जानता हूँ, लेकिन प्यार के एहसास को तो मैं जानता हूँ। तो मैं वो वाला इंसान हूँ, आज मैं वो हूँ। मगर कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि सम थिंग्स आर जस्ट नॉट फॉर यू। तो मे बी एट 27, मैं आपको ये भी बोलूँगा, मे बी एट 26.5 मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शायद एट 27 आई हैव रियलाइज कि मुझे बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस, ऑन गेटिंग टू नो समवन, और यू नो हैविंग समवन इन माय लाइफ। मे बी ये सही वक्त नहीं है। ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान पता है क्या करता है, उसने मेरे साथ गलत किया, अच्छा वो ये नहीं करती ना तो ये कभी होता नहीं, दे देती मेरा साथ, वो क्या हो गया तो मेरा पैसे नहीं है, क्या हो गया तो मैं कंगला हूँ, क्या हो गया तो मैं, मेरे अंदर ये टॉक्सिक एबिलिटीज़ हैं, ये टॉक्सिक ट्रेड्स हैं, दे देती ना साथ। बड़ा आसान है ये करना, किसी को दोष देना बहुत आसान है, मगर उससे मुश्किल काम ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप ये आइडेंटिफाई करो कि यार मुझ में क्या गलतियाँ थी हैं, या मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, या कहाँ कहाँ मैं सेक्रीफाइस कर सकता था, पर मैंने सोचा कि यार नहीं यार, ये भी तो कर सकती है, ये मुझे समझे। अरे भाई तू पहले खुद को तो समझ ले, तू पहले ये समझ ले कि इस वक्त तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। समझ लो, बेसिक बात है कि चलो तुमने पैसे जमा किए हुए हैं अपना फ़ोन लेने के लिए, तुमने 80-90 हज़ार रुपये जमा कर लिए, और खुदा ना करे तुम्हारे पास फ़ोन आता है कि कोई इमरजेंसी आ गई घर में और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसी वक्त घर में पैसे दोगे ना, वही कंट्रीब्यूशन तुम, वो जो तुमने पैसे जमा किया तो वो वहाँ कर लोगे, या तुम बोलोगे नहीं नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं ना अपना फ़ोन ले लेता हूँ। तो वो कोई भी इंसान को तुम ये बात बताओगे, वो बोले तू किसका हुआ है, क्या पागल है क्या, या दिमाग ख़राब है क्या तेरा, चप्पल रख के मारेगा। तो जाहिर सी बात है तुझे अपने आप को चप्पल रख के मारने की ज़रूरत है कभी कभी, और ये बताना है अपने आप को कि इस वक्त इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है प्यार की ज़रूरत तुझे, अभी तू अपने करियर पे फोकस कर। ये आपको तो मैं बता ही रहा हूँ, मैं अपने आप को ही बता रहा हूँ, और उन चीज़ों पे फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए उस वक्त। तो ये आया हमारे पास दोबारा से, दस्तक दी इसने। हम वो है कि हम हर चीज़ को, हम अपने विलन को भी ना, जो हमारी ज़िंदगी में विलन होता है, जो मेरा दुश्मन भी होता है, मैं उसको आ जा यार गले लगा ले, माफ़ कर दिया तुझे। तो हमारे अंदर ये बहुत आदत है। तो जब हम क्रिकेट बना रहे थे तो दोबारा उसने हमें टच किया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और जब मैंने हाथ पकड़ा उसने बोला मैं थोड़ी तेरे साथ। तो वो कोई थी जो आई लेकिन साथ ना दिया, चले गई, और इतना देर तो रही कि हम उनसे अटैच हो गए, लेकिन जब वो उसके बाद गई तो फिर हमारा फिर बर्बादी का समय शुरू हुआ। और मुझे लगता था कि मैं प्यार कर चुका हूँ, प्यार को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मुझे पता है कि प्यार में क्या होता है। तो मुझे लगता था कि मैं उस चीज़ को तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो ये तो बस अफेक्शन थी, बस एक आदत थी एक इंसान की, तो ये चली जाएगी दोबारा। बट देन
समथिंग हैपन जो मेरी ज़िंदगी में शायद उस वक्त भी नहीं होता जब वो इंसान मुझे छोड़ के गया था. आई एक्सपीरियंस्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन. इस बारे में आजकल बहुत बात होती है और बहुत लोग ओपनली बात कर लेते हैं, लेकिन शायद दोस्त भी कभी कभी एक दूसरे को नहीं बता पाते. और दोस्त तो फिर भी चलो बता देंगे, कभी कभी आपकी फैमिली को भी नहीं पता होता कि आप इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं. लाइक मेरी फैमिली को, मेरी अपनी बहन को तब पता चला जब मैं उस चीज़ को ओवरकम कर लिया था, जब मैंने थेरेपी ली थी और इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था एक हद तक अपनी ज़िंदगी से. तब जाके मेरी बहन को पता चला था कि मुझे एंजाइटी भी थी. तो हाँ, उस चीज़ के बाद मैं उस चीज़ से गो थ्रू किया. मैंने डिप्रेशन से गो थ्रू किया. मतलब मैं अपनी फिल्म बना रहा था एंड आई वाज डेविस्टेटेड, क्योंकि मेरी फिल्म में भी बड़े मसले आ रहे थे. मेरी फिल्म में कभी बारिश हो जाती थी, कभी कोई एक्टर भाग जाता था, तो कभी कोई लोकेशन के मसले आ जाते थे. तो आई वाज जस्ट सो डन विद इट. लेकिन तब मुझे एक और चीज़ का एहसास हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यकीन रखना है खुदा पर. देयर कम्स अनदर थिंग, फेथ. तो फेथ की ये बात है कि अगर आपके पास कुछ भी ना बचे ना, आपकी जेब में शायद 50 रुपये बचे हों, तो वो फेथ रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह देगा, रिस्क कहाँ से देगा मुझे नहीं पता. लिटरली ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं जानता ही नहीं हूँ भाई, ये मेरा कंसर्न ही नहीं है. मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ आप मुझे करके देंगे, कहाँ से मुझे नहीं पता. वो होता है ना कि यार आप सुबह उठते हो, आपको पता है कि यार अम्मी खाना बना ही देंगी, मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, या फिर मुझे इस चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी ना. वो होता है ना कि एक बंदा टेंशन फ्री होता है कि नहीं यार ये तो होना ही है ना आज के दिन, मतलब सुबह तो खाना बनना ही है, अम्मी बनाएंगी ही. तो वो अगर आप माँ के लिए इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने केयरफ्री हैं, तो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है उसके लिए वो फेथ रखना हद से ज़्यादा ज़रूरी है. और ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जिसको आप देख सकते हैं उससे तो आप उम्मीद लगा ही लेते हैं, जो इंसान इंसानों से लगाता है अनफॉर्चुनेटली. लेकिन जिसको आप नहीं देख सकते उस पर वो पुख्ता यकीन रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. और शायद उस फेज़ में जिसमें मैं डिप्रेशन और एंजाइटी से गो थ्रू कर रहा था, उस फेज़ में मैंने अपनी फेथ को डिस्कवर किया कि अल्लाह से फेथ मेरा बड़ा मजबूत हो रहा है यार. मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ लिटरली बर्बाद चल रही है. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये फेज़ था मेरा 2022 का कि लव लाइफ के लगे पड़े हैं, सही है, फैमिली में भी एक मसले चल रहे हैं, सारी चीज़ें, और चिड़चिड़ापन भी होता है. जब आपके पैसे भी नहीं होते और आपकी सारी चीज़ें ख़राब चल रही हो ना, तो आपको चिड़चिड़ापन भी आ जाता है. तो घर वालों से बात भी नहीं हो रही, सही से तमीज़ से बात भी नहीं हो रही, चुप हैं. उस वक्त मैं बस ये बोल रहा था कि अल्लाह मियाँ आप ठीक कर देंगे, मुझे पता है मैं कुछ नहीं जानता, आप ठीक कर देंगे. बस मुझे ना आप इस फिल्म को वो इज़्ज़त दिलवाइएगा जो ये डिज़र्व करती है, और इसको वैसा बना दे जैसा मैं करना चाहता हूँ. और मेरी मेहनत और मेरा फेथ रंग लाया. वो फिल्म कंप्लीट भी हुई, उसकी मैंने अपनी स्क्रीनिंग भी करवाई. और मेरे दिमाग में ना, अब आप ये सोचें, मैंने ये सोचा था कि यार जब मैं ये फिल्म बन जाएगी ना, मैं अपने क्रू के साथ एक प्राइवेट स्क्रीनिंग करवाऊँगा. वो न्यूप्लेक्स वगैरह हम बात कर लेंगे उनसे, क्या वो हमें छोटी सी एक स्क्रीन दे दें, तो हम उसके पैसे वैसे दे के अपने लोगों में करवा लेंगे. टर्न्स आउट कि मेरे बजट से वो चीज़ एक बाहर जा रही थी, सही है, तो मैं वो नहीं कर पाया. तो मैंने अपने घर पे ही ना वो स्क्रीन लगा के अपने दोस्तों को बुलाया और वहाँ स्क्रीनिंग करा ली. वो भी बड़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन उस चीज़ को मैं फील ही नहीं कर पाया. सब ने मुझे दाद दी कि क्या फिल्म बनाई है तूने, यूँ करके. आप देखना ज़रूर, आप लोग भी बड़ा देखना, फिर मुझे बताना. गिरगिट नाम है उसका, गिरगिट शॉर्ट फिल्म लिख दोगे तो आ जाएगी. मगर एक थॉट मेरे दिमाग में रह गया, पता नहीं क्यों, कि अल्लाह मियाँ मैंने बस आपसे कहा था कि इस फिल्म को वो इज़्ज़त देना जो ये डिज़र्व करती है, और मैं अपनी तरफ से मुतमईन हूँ. 1 साल बाद न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ, एंड टर्न्स आउट कि मैं ही उसको मैनेज कर रहा था. एक जॉब मेरी चल रही थी जो अभी तक चल रही है. मैं ही प्रोजेक्ट मैनेजर बना न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल का. जो जितनी भी सिलेक्टेड फिल्म्स थी उन सबको सबसे बड़ी स्क्रीन में पाकिस्तान की लगाने वाले थे. और टर्न्स आउट कि जूरी ने मेरी फिल्म को भी सेलेक्ट किया, और मेरी फिल्म न्यूप्लेक्स के सबसे बड़े पर्दे पे लगी, जो कि एक छोटी सी स्क्रीन पे मैं सोच रहा था कि एक लगा लूँ कि मैं एक बिग स्क्रीन का एक्सपीरियंस देख लूँगा. मैंने अपनी फिल्म को
अपने सारे दोस्तों के साथ, लिटरली सारे दोस्तों और फैमिली के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन पे देखा, कराची की। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान की भी होगी। ये है फेथ का कमाल। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि नहीं अल्लाह मियाँ आप जस्टिस देंगे, और मेरी फिल्म को काफ़ी व्यूज़ भी मिले यूट्यूब पर। मगर यहीं से मैंने फेथ को एक्सप्लोर किया। और मुझे आज भी पता है कि मेरी जेब में अगर आखिरी 500 का नोट बचेगा ना, तो मुझे पता है कल तक मेरा कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, या मेरे पास कोई ऐड कहीं जाए। मुझे पता भी नहीं होता, मेरे ज़हन गुमान में नहीं होता, कभी ना कभी किसी ने किसी से बात की यूँ करके, अच्छा भाई हाँ या मिल गया, जल्दी से आ जा और इतने पैसे ले लियो, हाथ के हाथ मेरे पास पैसे आ जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन ही नहीं होती अब। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी अकेले हो नहीं। क्योंकि अगर आपने ये सोच लेना कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो पूरी दुनिया भी आपके साथ होगी, तो आपको वो तन्हाई महसूस होगी। तो शायद वो चीज़ मेरे लिए होनी थी। मुझे हमेशा से ये लगता है कि कोई भी चीज़ होती है ना आपके अच्छे के लिए ही होती है। तो शायद ये प्यार की बात मेरे लिए होनी थी, ताकि मुझे पता चले कि जिस चीज़ को मैं, जिस कंफर्ट को मैं दूसरे इंसानों में ढूंढ रहा हूँ ना, कि शायद मेरी मिजरी को ये दूर कर दें मुझसे प्यार भरी बातें करके, वो चीज़ मुझे वहाँ से मिलनी है। वो अकेलापन जो मैं महसूस कर रहा था, वो चीज़ मुझे वो दूर करेगा। तो आज मैं कभी अकेला फील करता नहीं हूँ। आई एन्जॉय माई ओन कंपनी। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 वक्त का नमाज़ी हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मुझे याद आए तो मैं पढ़ लूँ नमाज, और मैं अकेला फील नहीं करता। मुझे हमेशा होता है कि मेरे साथ वो है। तो जितनी भी बड़ी खुदा ना करे ट्रेजेडी भी मेरे घर साथ हो जाए, मेरे घर पे हो जाए, और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा हो चुका है, तो शायद मैं इस चीज़ पे प्राउड फील करता हूँ कि मैं वाहिद अपने घर में वो था जो जिसको टेंशन नहीं थी कि नहीं सही हो जाएगा। उसने वादा किया तो वो सही करेगा, वो ख़राब नहीं कर सकता। आप लोगों ने दुआ पढ़ी है ना, आप लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, तो बस उस पर छोड़ दें। ये लोग बोलते हैं ना यार अब ये कैसे होगा, तो उसका मतलब यही है ना कि आप भरोसा नहीं रख रहे। आप कभी अपने एक बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त को एक काम कहते हो, तो आपको हमेशा वो क्या कहते हैं, रिलीफ होता है कि नहीं नहीं यार ये तो कर ही देगा। तो आप अल्लाह पे कैसे यकीन नहीं रख रहे कि वो काम कर देगा। अब जब मेरा नाम मुस्लिम है, तो अब मुझे लगता है कि शायद अब मेरा उस नाम का सही मतलब निकल के आया है, क्योंकि अब मेरा फेद उस चीज़ में पुख्ता हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मेरा फेद हमेशा एक ही लेवल पे रहता है, कभी वो यहाँ भी चले जाता है तो कभी वो यहाँ भी चले जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है कि नहीं नहीं वो है और वो कर देगा। तो शायद ये चीज़ ना, उसके बाद भी फिल्म वगैरह सारी चीज़ें हुई, ये सब हो गया, अब जाके मैं इस फेज़ पे पहुंचा हूँ एट 27। और मैं ये भी आप बता दूँ तो मैं आपको 2022 की सारी बात बता रहा था। 2022 से 2024 के बीच भी बहुत सारे वही दोस्तियाँ मेरी हुई, मगर कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह भी आपको दिखाई देता है क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी है। तो दोस्तों मैं ये भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी आप सोच रहे होते ना कि यार ये इतना अच्छा, मेरे दिमाग में इतना अच्छा था, इतने बेनिफिट्स थे इस चीज़ से, तो ये क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों अल्लाह मुझे दे नहीं रहा। जब ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। और अल्लाह मियाँ कभी कभी आप नहीं भी ढूंढते तो आपको वो सारे साइंस दिखा देता है कि दिस इज़ वाई मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं दी, और दिस इज़ वाई मैं वो तुम्हें ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो आज अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और ये इतना अच्छा माइक लगा, इतना अच्छा स्टूडियो है, तो वो उसी की बदौलत है। समहाउ मुझे एक चीज़ याद आ गई, मेरे एक दोस्त थे, मेरे कलीग थे, उनसे मेरा कनेक्शन था, एंड वी टॉक्ड अबाउट समथिंग, और वो इट वर्कड आउट, तो मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। बट वो इसलिए था क्योंकि मैंने मेहनत की और मैंने उस पर छोड़ दिया कि नहीं करके देंगे आप। आउट ऑफ नो वेयर इट केम एंड नाउ आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो आई बैटल्ड डिप्रेशन इसी तरह के, बस मैं अल्लाह पे छोड़ दिया करता था। मैं इतना टॉकेटिव हूँ, इतने तो मैंने आपसे बात कर ही ली, इतना मैं महफिल की जान वाला एलिमेंट है मेरे अंदर कि कहीं भी जाता हूँ ना, आई एम जस्ट लाइक कि सबको खुश करना है, सबको हंसाना है। मैं बंद हो गया था अंदर से। और मैंने उस वक्त सोचा कि नहीं यार, मेरी एक दोस्त है, शी इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने उससे हेल्प ली कि नहीं यार मुझे थेरेपी एक्सपीरियंस करनी है, मुझे ठीक होना है, मैं इस तरह अपने शैल में बंद नहीं हो सकता। आई डोंट वॉन्ट टू बी समवन जिसको लोग बोलो बहुत पोटेंशियल था यार, बेचारे ने क्या कर लिया अपने साथ। कभी नहीं करना चाहता मैं, और किसी भी फेज़ में लाइफ के आ जाऊँ इंशाल्लाह
मैं चाहूँगा आप भी कभी इस चीज़ से एक्सपीरियंस ना करें। तो अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिप्रेशन या एनजाइटी को, तो प्लीज़ फील फ्री टू टेक हेल्प। अब यहाँ कोई स्पॉन्सर वॉन्सर तो मेरे साथ है नहीं, लेकिन आई लव के जो जिन चीज़ों को मैंने मतलब कोई प्रोडक्ट या मैंने अच्छा यूज़ कर लिया होता है, या किसी एक इंसान की कोई एक सर्विस मैंने अच्छी यूज़ कर ली होती है, तो आई लव टू प्लग देम इन। तो taskin.in को मैंने रीच आउट किया। उनके ऑनलाइन थेरेपी लेसन्स होते हैं एंड 4 लेसन्स आर एब्सोल्युटली फ्री। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर लें, एक चीज़ से फ़ायदा भी ले लें, और वो फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। तो taskin.org को मैंने रीच आउट किया एंड 3 सेशंस बाद आई एक्चुअली फेल्ट कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। जो मेरे हाथ फूला कर जाते थे किसी सिचुएशन में, वो अब नहीं फूल रहे। मेरे अंदर कंट्रोल आ रहा है और मैं खुशी की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। तो उस तरह मैंने अपने उस एंजाइटी वाले फेस को या डिप्रेशन वाले फेस को निकाला अपनी ज़िंदगी से। अभी भी मैं बोलूँगा कि मैं पूरी तरह शायद हील ना हुआ हूँ, मगर आई कैन डेफिनेटली से कि जिस फेज़ में मैं था, आई एम 200% बेटर देन दैट। और मैं एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी चीज़ों में, और जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं मेरे काम के लिए। सो जितना आप अपनी ज़िंदगी को ईजी लेने लगोगे ना, जितना आप बोलोगे कि नहीं यार चीज़ें हो रही हैं अपने पेस पे, बस काम करते रहो चीज़ों पे। बैठे बैठे एक वीडियो देखकर तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार अब कब अल्लाह सब ठीक कर देगा। अल्लाह बोलता है तुम मेहनत करो, बाकी फिर मुझ पे छोड़ दो। तो तुम करो और उस पर छोड़ दो। अब देखिए, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, ये भी बता चुका हूँ एक फिल्म मेकर हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि गिरगिट के बाद शायद मैंने कोई दूसरी फिल्म नहीं बनाई। मैंने स्क्रिप्ट बहुत लिखी हैं, लोगों के लिए यूट्यूब स्क्रिप्ट भी लिखी हैं, लेकिन अपने लिए कोई स्क्रिप्ट लिख नहीं पा रहा हूँ। तो दुआ करिएगा कि वो भी मैं कर लूँ, और जल्द से जल्द करूँगा, और करूँगा तो आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि मेरा काम ना वो पता चल ही जाता है कि मुस्लिम का काम है। कोई ऊट पटांग फिल्मी चीज़ आपको नज़र आ ही जाती है। मैं एक्टर भी हूँ। तो दुआ करिएगा कि अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको मेरी पसंद आए, तो शायद आपको अभिनेत्री में भी मैं पसंद आ जाऊँ। अभिनेत्री वैसे लफ्ज़ होता नहीं है, होता है बिल्कुल, लेकिन हिंदी लफ्ज़ है। और दूसरी बात ये कि अभिनेत्री एक्ट्रेस को कहते हैं, लेकिन दिमाग और मुंह से जो बात एक बार में निकल जाती है ना, तो मैं उसी को कैरी ऑन कर लेता हूँ। तो अभिनय कहते हैं। तो दुआ करिएगा कि मैं अभिनय में भी कामयाब हूँ और मैं जल्द आपको टीवी स्क्रीन पे भी दिखाई दूँ। लेकिन ये जर्नी है ना यार। अब 27 साल का था, 22 साल में मुझे लगता था कि मैं एक्टर बन जाऊँगा या मैं टीवी स्क्रीन पे आ जाऊँगा, लेकिन इट्स अ जर्नी। आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि आपको अभी इन चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है, या इन चीज़ों पे मास्टरी हासिल करने की ज़रूरत है। तो आई एम स्टिल लर्निंग। मुझे लगता है कि 21 या 22 साल में जब मैं थिएटर कर रहा था, उस वक्त जो मैं एक्टर था, शायद आज मैं उससे बहुत बेहतर एक्टर हूँ, बट आई स्टिल नीड टाइम, आई स्टिल नीड टू ग्रूम, आई स्टिल नीड मास्टरी ओवर माई क्राफ्ट। तो वो चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। अब आपको करना ये है कि अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, अपनी चीज़ों को मेरी तरह, जैसे मैंने आज आपके सामने पूरा रखा, इवैल्यूएट करना है, और बस चुपचाप उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। और एक दिन में कुछ नहीं होता। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो एक दिन का काम नहीं है कि ऐसे ही एक दिन मैंने डिसाइड किया, कैमरे लगाए और शूट कर लिया। वक्त लगता है चीज़ों को, मगर हो ज़रूर जाती हैं अगर आप तिनका तिनका करके उन पर काम करो। तो अभी आपको बस ये काम करना है कि कुछ खास के अंदर की कहानी जो मैंने आपको बताई, उसके चलते मुझे सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी कई कहानियाँ, ऐसी कई टॉपिक्स पर बात जो हम आपस में कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कुछ दोस्तों से तुम नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों से नहीं कर सकते, मुझसे कर सकते हो यार। मैं तुमसे करने के लिए रेडी हूँ ना। तो बोलो, मैं सुनूंगा और जज नहीं करूँगा। इसलिए मुझसे बात करने के लिए और मुझे सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? लाइक भी करना पड़ेगा इस वीडियो को, ताकि पहुँचे आगे लोगों तक, ताकि शायद जो 27 साल का लड़का या जो 27 साल की लड़की इन चीज़ों से गो थ्रू कर रही है, या ये चीज़ सोच रही है कि यार सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या मैं पीछे रह जाऊँगा? क्या मेरी 30 साल में शादी हो तो क्या मैं बुढ़ा कहलाऊँगा? उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कर रहा है काम, उसने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और वो तुम्हारा वक्त है, और जो तुम्हारा वक्त है वही सही वक्त है। ये शायद मेरा आज आपको इतना बड़ा अपनी कहानी सुनाने का मकसद यही था कि अगर मेहनत कर रहे हो ना,
तो तुम्हारा वक्त सही वक्त है। भले तुम 30 में ग्रेजुएट हो या 30 में तुम्हारी शादी हो या तुम्हारी 18 साल में शादी हो गई हो। कहने का मकसद ये है कि तुम्हारा वक्त ना लेट है ना जल्दी है, वो अपने तरफ से सही है। बस आज मैं ख़त्म करूँगा, शायद मैंने लंबी कर दी, लेकिन अगर तुम लोगों को लंबी सुनने का शौक़ भी है तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या सीख मिली और क्या चीज़ मैं अपनी लाइफ में करेक्ट कर सकता हूँ। जो मुझे जानते हैं वो अगर मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा, जो नहीं जानते वो आगे जाके मुझे बताएं या भी बता सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे कि क्या मुझे फटी पैंटें पहननी चाहिए कुर्ते के नीचे या नहीं, या मुझे मोज़ों में पॉडकास्ट करना चाहिए या नहीं, तो मुझे बताओ। या मेरे बाल सही लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बात करेंगे, इससे बेहतर क्या है। इंस्टेड आप ये कहें कि कुछ ख़ास नहीं मुस्लिम। मिलूंगा आपसे अगले या सोलो पॉडकास्ट में या किसी ख़ास इंसान के साथ, बट ओनली ऑन कुछ ख़ास बाय मुस्लिम अब्बास।